Good morning, ma'am. Madhuri ma'am, good Hey, morning, hi all Abhishek. panelists. Yes, ma'am. We will start in next 2-3 minutes since more and more number of people are logging in. So we are waiting for next 2-3 minutes and we will start by 12:05. Sure. 250 पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था और 100 प्लस उसमें भी आ गए लॉगिन. So we are waiting another 2-3 minutes. अभिषेक के इन लोग का प्रोफाइल क्या है जो जो जिन्होंने लॉगिन किया है एज ऑडियंस? Yes, ma'am. I will update you. एक और पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं. So just I am waiting for Dr. Archana Singh also. Then I will brief about the profile of the audience. Okay. And okay, all right then. So now we can start. All our panelists have joined us. So good morning, everyone, and I welcome all of you in today's webinar. This is sixth webinar of ISEC National Webinar Series on the occasion of World Youth Skill Day. So ISEC decided to organize a webinar on the occasion of World Youth Skill Day, and topic varies. In all the topic are related to all skill development ecosystem themes. So I welcome all our panelists today webinar. So Dr. Madhuri Dubey ma'am, Dr. Archana Singh ma'am, Ms. Kanta Singh ma'am and Aparna Singh ma'am. मैं आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज का वेबिनार आईसेक के वेबिनार की सीरीज का 6th वेबिनार है. इसके पहले हमने जो 5 वेबिनार ऑर्गेनाइज किए थे फ्रॉम 15th of July, जिसमें हमने 5 थीम्स डिस्कस की थी. सो ऑन 15th वी डिस्कस अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पोस्ट कोविड. देन वी डिस्कस्ड skill competition, India skills and world skills, and how our skill champions are showing the way to all the participants who are pursuing skill development training. Then next we discuss about career opportunities post-COVID world and apprenticeship training program for career development. And we also discussed vocational education in school education system in early education in schools. So these webinar we discussed in the last 5 days, and today we are today I will try to learn more from you about the gender equality and skill development space and how we can find a balance. About our audience, ma'am, आज की जो ऑडियंस है, सो आईसेक्ट 35-year-old ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज के फील्ड में काम करता है. तो आईसेक्ट हैव पैन इंडिया प्रेजेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर. We have 35 Pradhan Mantri Kaushal Kendra across 6 states, and we are implementing vocational education in schools, approx 1500 government schools. So आज के वेबिनार में आईसेट के सेंटर्स के सेंटर मैनेजर, ट्रेनर्स, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, मोबिलाइजर्स, आवर स्टूडेंट्स और वोकेशनल ट्रेनर्स हैं.
इसके अलावा ये वेबिनार सभी के लिए ओपन है, तो अप्रोक्स 250 प्लस पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था और अराउंड 180 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया अभी तक, और आई होप 200 इन नेक्स्ट 2-3 मिनट और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑडियंस पिछले 5 दिन से हमारे साथ ये कंटिन्यूअस जो वेबिनार की सीरीज है हमसे जुड़ी हुई है, और हम सब इन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। चूंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट है हमारे सभी स्किल्स इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन whom are supposed to fight in shoulder to shoulder with all the हमारी जितनी पॉपुलेशन उनके साथ में, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। ये रिक्वेस्ट आई थी हमें कंटिन्यूअसली कि ऐसे थीम्स चूंकि कम वेबिनार्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हम ये वाली थीम जरूर लें। हमारे ट्रेनर्स के माध्यम से हमारे सेंटर जो आईसेक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनके माध्यम से रिक्वेस्ट थी कि हम ये वाली थीम को जरूर अपने इस सीरीज में इंक्लूड करें कि वुमेन का पार्टिसिपेशन में अभी करेंटली गवर्नमेंट की क्या जो गाइडलाइंस है, स्कीम्स है, जो थॉट प्रोसेस है, और वुमेन्स के लिए कोई और फ्यूचर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज या कैसे वुमेन्स और आगे पार्टिसिपेशन इसमें चीजों में स्किल्स में कर सकती है। नॉट ओनली स्किल्स बट ओवरऑल एजुकेशन एज अ होल। So I request Ms. Aparna Singh to take charge of as a moderator and introduce our panelists to our audience in detail and take it forward. Over to you, Aparna. Thank you, Abhishek. So a very good afternoon to all of you. My name is Aparna and I work with the Projects and Skill Development Department of ISEC. I've been working in this field since past 10 years, and it's my pleasure to welcome you all the participants and panelists today for our today's session, which is on gender equality in skill development and how to find a perfect balance. So today we have a very vibrant and accomplished panel with us who will spend next 1 hour with us and will share their thoughts and expert opinion on today's topic. So I'm taking this privilege to introduce each and every one of the panel. So our first panelist is Dr. Archana Singh from NSDC. Dr. Archana Singh is a PhD in disability studies and has certification from INSEAD in gender and entrepreneurship from Harvard University. She is currently working as head industry partnership, CSR and affirmative action with NSDC. In total, she has experience of around 23 years, and she is very passionate about women training, which in turn will lead to an increase of the female labor force participation in India. Ma'am, we are thrilled to have you here. And our next, welcome to you to the session. Our next panelist is Ms. Kanta Singh. She is Country Program Manager, UN Women, India. She has over 25 years of experience in the management of pro-women development programs. She has worked with national and international organizations to promote women in formal economy, sports, and politics. Her last assignment was with UNDP, where she spent approximately 9 years. Currently, Ms. Kanta, as I already told you, is working as Country Program Manager in UN Women India, where she works on education, employment, and entrepreneurship opportunities for women. She comes from Haryana and she is a former national level volleyball player as well. She is Chevening Gurukul Fellow and has won many awards also. Ma'am, welcome you to this session. I'm not able to see your screen. If we share again, it is not visible. Okay, I will share it again. Is it visible now, Abhishek? Not yet. If any other panel member are able to see. No. Is it visible now? No. Okay. So, Raman sir, it's showing that your screen sharing is paused. Okay, resume share. Just give me a second. Is it visible now? No. No. Okay, I will again share it.
So Raman sir, could you please help me here? It's showing that your screen sharing is paused, and I have a tab of resume sharing here, but it's not working. Abhishek, Raman sir? Hello? Abhishek, are you listening to me? Raman sir, just sort out the problem. Aparna is not able to share the screen. Share my screen. I have one more PPT to be shared, so it should get sorted here also. Just come on webinar. Okay, I will continue with the introduction of the panelists because many of the people have already joined in. Yes, yes, Raman sir. हाँ बताइए सर. एक बार शेयरिंग बंद करिए. अच्छा. हाँ जी. और जो पीपीटी आप दिखाने वाले वो ओपन है? हाँ जी, वो ओपन है. अब एक बार फिर से ट्राई करिए. आ गया? Yes. Okay, okay. Thank you so much. Sorry for this technical glitch here. So I wanted to introduce my panelists, Dr. Archana Singh and the Ms. Kanta Singh here. Now, third panelist is Dr. Madhuri Dubey. She is founder of NSN, which we popularly known as National Skill Network. It is a digital platform to share the positive impact of skilling and vocational education to bridge the gap between industry and education. Within the 4 years of its launch and with a viewer base of 19 lakh people, NSN has been receiving overwhelming response and support from various stakeholders in education, employability, training, and employment space in India and abroad. Dr. Madhuri has been able to put her 25 years of rich and varied experience with NSN in training, curriculum design, technology-based learning, marketing, combined with her research in education policy and curriculum studies in ESL. She is a firm believer in transformative potential of digital technologies. She is exploring many ways to link the initiatives like Skill India, Digital India, and Make in India through NSN. And because she believes that the availability of the skilled workforce forms the base of all these activities. She is also quite active with CII Southern Region, and she has then worked with Software MNC. She is also involved in pro bono work with the government and has worked in vocational training, e-learning, and digital marketing. This is interesting. She has also launched her book on e-learning, effective e-learning design, development, and delivery in 2011, and it remains first of its kind in India. So, so I welcome all of you, all the three panelists here, and audience. We can see that all of the panelists which we have today are bringing here more than 2 decades of experience with them in training, skilling, women empowerment, gender inclusion, and technology-based learning. And we are really very keen to hear from you, ma'am. We welcome again all of you here. Abhishek told us that we have received registration of about 250 participants, and I could see the live audience of 224 here. Abhishek told us that we have center managers, school principals, students, and the different manpower who are working in the skill development ecosystem and are actually implementing projects on the ground. So we think that today's session will actually give them a better perspective of the idea of gender equality in skill development. We will keep it simple, and we will try to take this session forward in both Hindi and English to reach out the larger audience. Please note that this session is getting recorded, and we will also share this after the completion of the session to audience who are not able to join us today. So before I dive into the panel discussion, I will take a few minutes of yours and would like to share this PPT to prelude of the way why we are here actually. Abhishek, can you see the PPT? No. Is it visible?
No. That, Is it visible now? Yes. Yes. Okay. Okay. So I will go through it quickly. So when we talk about gender equality, we found it that gender equality is very important, necessary foundation to keep the peace and prosperity in the world and to attain a sustainability in the world ecosystem. We have also seen that in last decades, there's a tremendous progress and more women are getting educated. ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अब सामने आ रही हैं जो कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में लीडरशिप पोजीशंस पे भी हैं. गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स हैव आल्सो शोन देयर कमिटमेंट और बहुत ढेर सारे पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं, बहुत ढेर सारे रिफॉर्म्स हैं जो लाए गए हैं टू एडवांस जेंडर इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी. एंड इफ वी ब्राउज थ्रू द रिपोर्ट्स वी कैन सी दैट यूनाइटेड नेशंस ने अपने नेशनल अपने जो एसडीजी का एजेंडा बनाया है तो 2030 का, उसमें दे हैव हाईलाइटेड दैट एंगेजिंग वुमेन इन वर्कफोर्स विल बी अ की फैक्टर that will help in achieving the future growth aspiration. World Bank database भी दिखाता है कि there is an increase in number of the women being educated and are participating in workforce. इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इस फीमेल कैंडिडेट का इनरोलमेंट बढ़ा है. पर इन सारे पॉजिटिव चेंजेस के साथ अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें और डाटा की तरफ नज़र डालें तो ये कुछ बातें हमारे सामने आती हैं. If you talk about the female labor force participation, it has a decadal fall from 36.7% in 2005 to 26% in 2018. और जितने भी हमारा वुमेन पार है अभी वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. इट इज़ अबाउट 95% ऑफ वुमेन हु आर इन अनपेड वर्क और ऑर्गेनाइज सेक्टर. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करेंटली जो है वो 50% कम है मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इंडिया में. और अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो 131 कंट्रीज में इंडिया जो है वो 120वीं पोजीशन होल्ड करता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में. तो हम कहते हैं कि वी हैव आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउट 50% इन द पॉपुलेशन, बट because of lack of the access to education, quality skill development and employment, we have seen a fall of female employment rates from 35 to 28 from 2005 to 2018. So having said that, I will now request our panel member and would like to know your idea about gender equality and how do you see it when we talk about skill development. I would like to start with Dr. Archana. If you could share your idea of gender equality and if you could also focus on some of the factors which governs female participation in skill development and ecosystem. Dr. Thanks Aparna. So hi Kanta, hi Madhuri. So I'm just going to keep it brief because I'd like to hear from Kanta and Madhuri also. For me, पहले मैं gender equality के बात करूँगी. आपने कहा कि access to skilling नहीं है, access to education शायद कम है, but मैं इस पे थोड़ा light डालना चाहूँगी. Access का मतलब क्या है? चीजें available नहीं है कि हमारे पास opportunity नहीं है कि हम वो चीज जाके avail कर सकते हैं. मैं अपनी life की example दूँगी. तो हम 3 बहनें हैं और 1 भाई, और एक्सेस तो था इन द सेंस कि एजुकेशन जो भाई के लिए थी वो बहन के लिए भी उतना ही था, बट क्या हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई अगर इंजीनियर है तो बहन भी इंजीनियर बन सकती है? द आंसर परहैप्स इन मोस्ट फैमिलीज इज नो, क्योंकि हमें ग्रूम किया जाता है, लड़कियों को ग्रूम किया जाता है. ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई हमें एक्सेस मिलती है, बट वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि जैसे मेल कर रहा है वैसे फीमेल भी या बहन भी वैसे इक्वल फुटिंग में वही चीज करे. अगर भाई बाहर रात को जा सकता है, क्या बहन रात को बाहर जा सकती है? आंसर इज नो. बहन को ग्रूम किया जाता है कि वो पढ़ाई तो करे लेकिन इस मिशन या इस गोल से करे कि पढ़ने के बाद वो अपना गृहस्थी संभाले, शादी करे, अपना परिवार संभाले. वो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए
विज़ावी कि उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि करियर, कि मैं अपना करियर बनाऊंगी, मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और मैं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ूंगी और ये जो गृहस्थी परिवार ये सब वो कोई और संभाले। सो जेंडर इक्वालिटी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की का मसला है कि हम कैसे इक्वल जो है इन सब क्षेत्र में एजुकेशन, स्किलिंग, जो आपने बात करी, करियर एटसेट्रा, मैरिज एटसेट्रा, में सब जगह हम इक्वल रहें कि अगर लड़का शादी करता है 27 साल में, 28 साल में, 30 साल में, क्या लड़की भी उस एज में शादी कर सकती है? क्या क्यों ये जरूरी है कि लड़की को 23, 22, 24 साल में शादी करने की उसके ऊपर प्रेशर होता है कि नाउ इट्स ओके, you've done your studies, you've done your masters, whatever, but now your priority should be marriage. However, it is not the same, it is not equal for a man. The priority for a man is always career. I'm still to see whether to come across any man who says नहीं मेरी जो priority थी ना वो शादी करने की थी। मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि बड़े होके ना पहले शादी करना फिर करियर करना। So so that is the disparity in equal opportunity in gender. So over to the other panelists. I'm going to keep it short, Aparna. Yeah. Okay. That's fine. Yes, ma'am. So माधुरी मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका जेंडर इक्वालिटी का पर्सपेक्टिव और आप कैसे इसको देखते हैं जब आप स्किल डेवलपमेंट में और इंडियन पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं। माधुरी मैम। Yeah, hello Aparna, Abhishek and your team, and thank you ISET for giving me this opportunity to share my views on such an important topic. So adding to what Dr. Archana just said, yes, that is one perspective of looking at gender equality. इसको दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं जब हम स्किल की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि जेंडर इक्वालिटी के पहले इसका अवेयरनेस भी काफ़ी सारा करना चाहिए कि अवेयरनेस भी बहुत कम है। Not many people know that there are a lot of programs, there are a lot of opportunities where women can enroll and do things. This is one point. And the second point is, जिसने भी किसी चीज़ में enroll किया है या कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या कुछ आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको ठीक से गाइडेंस भी मिलना चाहिए, वो भी शायद काफ़ी कम है। तो जेंडर इक्वालिटी फॉर मी मैटर्स हियर बिकॉज आई फील women need a special kind of attention, a special kind of I think support and help which comes from various factors like family के तरफ से, parents है अगर unmarried है तो parents या in-laws या so this kind of support, and there are a lot of these mechanisms which bring in and contribute to gender equality. So I feel this awareness about how things can be done, how they can be achieved, this kind of awareness is much needed. And also I am looking at the audience whom you said are there, they are mostly coming from vocational and skilling sector, so I'm sure most of them are trainers as well. Yes, vocational trainers भी होंगे, तो आप उनसे भी पूछिए कि इस इशू पे उनका नजरिया क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि हम लोग जब भी नेशनल स्किल्स नेटवर्क पे जो भी पब्लिश करते हैं तो मेरा एक आई एम ऑलवेज वेरी डिटर्मिन्ड कि कोई भी न्यूज़लेटर जाए हमारा तो उसमें एटलीस्ट वन वुमन शुड बी देयर. Okay, so we want to interview at least one woman in every edition of our newsletter. So small measures like this, I think, will gradually contribute to gender equality in the ecosystem of skills and entrepreneurship. Right, ma'am. You rightly said that knowledge about and understanding about gender equality is also very important, और ये समाज और इंस्टीट्यूशन के साथ साथ फैमिली में भी होना बहुत ज़रूरी है। कांता मैम, आपका रुख करूंगी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है जेंडर इक्वालिटी का इन स्किल डेवलपमेंट, और क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि मेजर फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं? कांता मैम। थैंक यू अपर्णा, थैंक यू अभिषेक, हाय अर्चना, हाय माधुरी. We both, all three of us actually know each other, at least I know Madhuri, I'll know Archana. So great to be here and speaking to so many people who actually they are the relevant people, I would say. So gender equality to me means a couple of things. जो अर्चना ने शुरू किया मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, एक्सेस से. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड. जिन चीज़ों के लिए दुनिया आज लड़ाई कर रही है और दुनिया की महिलाएं, हमें वो अपनी विरासत में कह सकते हैं, बिकॉज वी वर नॉट बॉर्न
when the constitution was drafted. So हमें तो वो विरासत में मिला है. हम जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बना सब कुछ इक्वल हमें दिया गया, लड़कों में और हम में या पुरुषों में और महिलाओं में कोई फर्क नहीं किया गया. However, उसका जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया, उनको जब आप उनको नीतियों में बदलते हैं, जब आप कानूनों में बदलते हैं, जब आप उनको सामाजिक नॉर्म्स की स्थिति की नजर से देखते हैं, तो कभी भी महिला और पुरुष अपने देश में कम से कम बहुत स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उन चीजों को अपनाने में. So much so that in 2020 we are talking about gender equality. आधे लोगों को तो मालूम भी नहीं है इसका क्या मतलब है. इक्विटी और इक्वालिटी में भी फर्क नहीं पता है, क्योंकि हमने एंगेज ही नहीं किया पर ना इस बात पे लोगों को. किसी की गलती नहीं है. घरों में हमें जो सिखाया गया, जैसे अर्चना ने भी कहा इस बात को, हमें घर में बहुत सफाई से, बहुत सही सहज तरीके से ये समझा दिया गया कि आप बड़ी हो रही हैं तो आपका काम है, अगर पढ़ाई भी करनी है, अगर आप इफ यू आर एम्बिशियस एनफ तो ऑफ कोर्स यू कैन गो टू गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ भाई भी जा रहे हैं, इन माई केस आई एम सेइंग. लेकिन मेरी पढ़ाई हो रही है शादी करने के लिहाज से, मेरे भाई की पढ़ाई हो रही है नौकरी की. आई एम नॉट सेइंग बॉयज बेनिफिट फ्रॉम दिस. जेंडर का इशू ये भी है. जेंडर का तो क्या है, मतलब जो जेंडर नॉर्म्स हैं, जो पेट्रियार्कल हमारा माइंडसेट है या हमारी सोसाइटी है, उसमें किसी भी वर्ग को फायदा नहीं होता है. इसमें लड़कों के ऊपर भयंकर प्रेशर है कि वो नौकरी करें, पैसा कमा के लाएं. कई बार आपने देखा होगा कि घर में एक भाभी बहुत होशियार है, भाई को कुछ खास आता नहीं है, लेकिन भाभी को घर से नहीं निकलने दिया जाता और भाई पे प्रेशर है कि वो नौकरी करे, जबकि भाई का मन बच्चे खिलाने में ठीक लगता है. Right? It is because of the societal pressure that a man is forced to go out and work and a woman is forced to stay at home because even though she is very, very capable. So यहाँ access तो है, सही है, लेकिन कंट्रोल किसका चलता है? कंट्रोल घर में, बाहर में. और फैमिली में मैं फैमिली को कभी भी बहुत एक ऐसी एंटिटी नहीं देखती जो बहुत सीधी सादी एक ऐसे ही बन गई है. फैमिली में सबसे अच्छे और खराब तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर स्ट्रगल, इन टर्म्स ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ पुटिंग a particular category of people down and you know making some people go up without deserving. Unfortunately हमारे देश में पुरुष इससे ज्यादातर, और कोई भी मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, ज्यादातर पुरुष जो हैं इसके फायदे में रहे हैं, क्योंकि ये फैसले पुरुष करते हैं, या ऐसे लोग जो पुरुषों से काफी प्रभावित हैं. एक 60 साल की दादी जो है वो काफी इस पोजीशन में पहुंच जाती है कि वो घर के काफी फैसले करती है, तो वही डिसाइड करती है कि बेटा जो है राजकुमार है और उसके लिए ये अलग से खाना रखा जाएगा. सो ये सिखाए गए हैं. आई एम नॉट सेइंग दादी की गलती है या भाई की गलती है या पिताजी की गलती है, हमें बहुत सिस्टमेटिकली सिखाए गए हैं. और घर उसका एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर है. जो भी समाज में आप देख रहे हैं चारों तरफ, वो मिनी लेवल पे घर में सब कुछ होता है. एंड दैट इज वेयर वी कम फ्रॉम. एज फार एज स्किलिंग इज कंसर्न, हम वो सारी वैल्यूज वर्क प्लेस पे भी लाते हैं. लड़कियों को स्किलिंग के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, उस पर डिस्टेंस मैटर करता है, उस पर कौन पढ़ा रहा है वो मैटर करता है, किस तरह के कोर्सेज वो पढ़ रही हैं वो मैटर करता है. आप देखिएगा, प्रैक्टिकल मैं अभी बातें कर रही हूँ, अर्चना जानती हैं, माधुरी भी जानती हैं, कि कोई भी सेंटर है आप ले लीजिए बालाकोट में, वहां पे 5 लोगों की टीम है, एक PMKK है, 6 लोगों की टीम है, 7 लोगों की टीम है, जो भी है, उसमें ज्यादातर पुरुष हैं. एक मोबिलाइजेशन के लिए जो बंदा हायर किया गया है वो पुरुष है. हम जिस तरह के समाज से हम रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से कोई भी फैमिली अपनी बेटी को एक लड़के के साथ जाने देगी, या जानते हुए कि लड़के हैं वहां पे उसको जाने देगी ट्रेनिंग सेंटर तक, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है. नंबर 1, वहां जाके ट्रेनर्स कौन है, एंड आपने ट्रेनर्स बता देंगे 20-30% अब जाके, क्योंकि बहुत शोर मचाने लगे हम जैसे लोग, तो अब जाके कुछ महिलाएं हुई हैं, नहीं तो ज्यादातर पुरुष ट्रेनर्स थे जब मैंने शुरू में स्किलिंग में काम करना शुरू किया. एंड आई ऑलवेज से, एंड आई डोंट मीन द पीपल हु आर सिटिंग हियर, बट ट्रेनर्स आर द वीकेस्ट लिंक इन द स्किलिंग सिस्टम, बिकॉज उनका कोई भी करियर पाथ नहीं है. तो आप उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं करते हैं
जेंडर की तो करते ही नहीं है कि आप एक लड़की अगर क्लासरूम में आ गई है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह की भाषा बोली जाएगी वहां पे, किस तरह से उसको एड्रेस किया जाएगा। तो वो सब बातों को के लिए एक प्रॉपर चर्चा होने की आवश्यकता है जो प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग के दौरान, और कुछ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी उनको दी जानी चाहिए। रिजल्ट ये होता है कि कुछ कोर्सेज में तो, कुछ ट्रेड्स में, जॉब रोल्स में तो बहुत ही कम लड़कियां रहती हैं और वो दे फील साइडलाइंड। आई हैव बीन टू द क्लासेस, I have been to those things. So there are number of issues, and at each step, gender issues or gender norms impact quality of life for girls within the system, or even their presence is impacted. So this is what I would like to say. Right, ma'am. So ma'am, आपने ये बोला कि पढ़ाई करते वक्त बच्ची की पढ़ाई करने की प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि उसे शादी करनी है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस पे बेस करता है कि क्या जो कोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट में, जो हम कहते हैं जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल कोर्सेज, आपका ब्यूटी, वेलनेस, स्टिचिंग और इन सब पे फोकस करती हैं, परिवार वाले भी उन्हीं पे फोकस कराते हैं। तो एक्चुअली एनएसडीसी ने PMKVY 2.0 पे एक बहुत अच्छी स्टडी, अगर अर्चना मैम उसको लेके शेयर कर पाएं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि हम कैसे देखते हैं कि कैसे जेंडर जो है वो स्किल सेक्टर वाइज और रीजन वाइज, डिफरेंट स्टेट वाइज वेरी करता है, और कैसे कोर्सेज हैं जिनमें ज़्यादा इनरोलमेंट बच्चों का आता है, इवन नॉट इन द ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बट ऑल्सो पोस्ट प्लेसमेंट, और पोस्ट प्लेसमेंट के बाद उनका जो रिटेंशन है जॉब में वो कैसे किन फैक्टर्स के कारण वेरी करता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी माधुरी मैम से, और अर्चना मैम अगर वो रिपोर्ट जो एनएसडीसी की है उसके कुछ हाइलाइट्स हमारे साथ अभी शेयर कर पाएं, और फिर कांतम। तो माधुरी मैम, योर टेक ऑन। Yeah, I think this is a very pertinent point about the roles and the skills in which girls are predominantly getting trained. जैसे कि आपने बताया कि beauty and wellness, apparel, ये सब बहुत ही popular है, and these are more like very traditional skills where women are like Kanta ma'am was just saying, to extend it. Maybe this is one level of comfort within the larger family also, if the girls go and get trained in this and start their own, whether they do a job or do something like a small entrepreneur. But because I'm running a National Skills Network for the last 5 years, and we have featured so many stories, on the basis of that I can tell you कि पिछले 2 सालों में हमने ये देखा है कि वेल्डिंग की तरह जो एक स्किल है, वेल्डिंग जो प्रिडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड जॉब रोल है और स्किल है, वहाँ पर आजकल काफ़ी सारी गर्ल्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसके कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं, और हम लोगों ने इसको बहुत सारा कवर भी किया है हमारे वेबसाइट पे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि एविएशन सेक्टर है, नहीं टिपिकल ऐसा नहीं कि कोई एयर होस्टेस टाइप ऑफ रोल, बट जैसे ग्राउंड पर्सनल होते हैं वहाँ पर भी लड़कियों का आजकल काफ़ी सारा प्रेजेंस है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल्स वेयर वी आर सीइंग अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू of girls, young girls taking up these non-traditional job roles. So I feel there is a quite a positive step which is being taken, and this should be encouraged. And along with this, also like latest technology related skills and all, where maybe traditionally it was not for the girls to go into those subjects. So we see a few girls getting in that as well. But one point at this in the same breath I would like to share is that जैसे आप मैं अभी बता रही थी कि ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गया या अपैरल मेकिंग या ब्यूटी, अगर इसमें भी हमने ये देखा है कि जॉब करते समय the people who are able to grow in that career, if they are women, it is much less. Okay, even in urban places, I think Kanta ma'am and Dr. Archana, both of them can maybe give more examples. We have seen that women don't easily grow in these careers. They find a different kind of a competition outside, and also not much of family support. So ये शायद कुछ 2-3 साल तक ठीक चलता है, उसके बाद we don't know exactly what happens. So one is career growth.
And the other one is, suppose they take the entrepreneurial route, the same women who have gone through traditional skills find it very difficult to sustain those initiatives as well. So we feel that, we find that very few come up with the help of a skill. So maybe there is one Ruma Devi in Barmer, who has done wonderful work, and she's a role model for many. But the question is, how many women are able to, get inspired by such stories? That is what I would say. Yeah. थैंक यू मैम। अर्चना मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा एनएसडीसी के पर्सपेक्टिव से बताएं, और जो रिसर्च एक किया है मेरे ख्याल से आप ही का उसमें सारा कंट्रीब्यूशन था काफी कुछ, तो ओवर टू यू अर्चना मैम। Yeah, thanks Aparna. So access के बाद मैं बात करना चाहूंगी attitudes के बारे में, and then I will come to NSDC. तो अब जो है हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी देयर वाज नो डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमन। तो क्यों ऐसा है कि एनएसडीसी के रिपोर्ट के मुताबिक जो मेरे सामने अभी खुला हुआ है, 57% of women are into these traditional, जिसको trades हम कहते हैं, self-employed tailor 37%, sewing machine operator is 10%. Then there is pedicurist, which is 8%, hand embroiderer, which is 5%. तो ये जो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं उसमें महिलाएं जाती हैं यूजुअली, और जो टेक्निकल ट्रेड्स है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेड्स है, जैसे फील्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मेल डोमिनेटेड रोल्स हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया है दैट फीमेल्स आर गोइंग टुवर्ड्स नॉन ट्रेडिशनल नॉन टेक्निकल रोल्स एंड males are going towards the traditional roles. So this is about an attitude. तो ये एक UN की रिपोर्ट है which is on attitudes, और इस रिपोर्ट के से पता चलता है हमें कि अब जो है जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, स्पेशली हमारी कंट्री में, 10 कंट्रीज की ये स्टडी है, एटीट्यूड्स को चेंज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये एटीट्यूड चेंज करेंगे कि गर्ल्स आर सपोज टू बी इन अ सर्टेन वे एंड दे आर सपोज टू बी स्किल्ड इन सर्टेन जॉब रोल्स, तब ही जाके ये जेंडर इक्वालिटी में ट्रांसलेट करेगा। अब मैं ट्रेनर्स की बात बताऊं कि अगर ट्रेनर है लाइक कांता सेन, वो ऑटोमेटिकली अगर गर्ल को तो ऑटोमेटिक उसका रिएक्शन होता है कि टी का कोर्स कर लो। अगर आप कोर्स कर लो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग अपर्णा, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना कि हम गर्ल्स को यूजुअली उनको वहाँ ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में थोड़ा सा चलन रहता है उनको पुश करने के लिए। ऐसा है अपर्णा? यस मैम, ये है। और दिस एटीट्यूड एंड वुमेन बी, गो अहेड। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी मैम। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा है, तो ऐसा है। हम भी अपने सेंटर्स पे देखते हैं कि सिर्फ बच्चों का ही नहीं, उनके पेरेंट्स का और उनका जो सेंटर मैनेजर है, काउंसलर, उसका भी ये फोर्स रहता है कि बच्चे लड़कियां ट्रेडिशनल में चली जाएं और उनका किसी तरह ट्रेनिंग में वो इनरोल हो जाएं। तो ये तो देखा है। इवन स्टेट के साथ साथ मैडम कई स्टेट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर शेयर कर पाएं कि कौन से स्टेट्स में बच्चियां ज्यादा इनरोल होती हैं, और ऐसे कौन से सेक्टर स्टेट्स हैं जहाँ पे जो हाई एंड कोर्सेज है उसमें बच्चियां इनरोल हो रही हैं। So states में बिहार is the lowest in FLFP. आपको आवाज आ रही है कि टूट रही है अभी भी? हाँ, काफी ब्रेक होके आ रही है मैम, अगर आप थोड़ा सा कुछ। Okay, so maybe Kanta can share. I'll fix my internet and then yes, Kanta ma'am, yes ma'am. So मैं स्टेट्स का ना बता के मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि आपने सही कहा अपर्णा, काउंसलर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कोई भी लड़की हिम्मत करके किसी के कहने से, समझाने से, या किसी ने बताया होगा, वो सेंटर तक पहुंचती है। अरे काउंसलर उसको जब ये बताते हैं कि सीएनसी में लड़के हैं सारे, तुम क्या करोगी, इसमें तो लड़कियां आती ही नहीं, ये तो लड़कों का ही कोर्स है।
ये कहें कि हमारे यहाँ ब्यूटीज उसका भी का बहुत अच्छा कोर्स चलता है, बहुत ही अच्छी ट्रेनर है उसकी, बहुत लड़कियां वहां जाती हैं। एक लड़की पहले से ही सोच रही थी कि बिकॉज देखिए कंफर्ट देखती हैं लड़कियां सेफ्टी के हिसाब से, कि जहां ज्यादा लड़कियां हैं वहां पे मेरे को कंफर्टेबल लगेगा। घर वाले भी वही हैं कि अच्छा किसे कौन कौन है क्लास में, और या तो आप ये बताइए कि बहुत सारे लड़के हैं तो घर वालों को एक अलार्म का जो है ना अलर्ट हो जाएंगे, या यूं कहिए कि सारी लड़कियां हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए घर वाले निश्चिंत हैं। फिर तो वो काउंसलर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी बात को अगर आप दूसरे तरीके से कहें कि सीएनसी में लड़कियां नहीं हैं लेकिन कंपनीज बहुत आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जो मांगती हैं कि लड़कियां हो तो दे दो, आपकी पहली जॉब, पहले आपकी जॉब लगेगी फिर लड़कों की लगेगी। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से बताया जाए, ऑल्सो मैं आज के दिन इस बात से बिल्कुल वो नहीं करती हूँ कि जितने अच्छे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लड़कियां फाइटर पायलट भी हैं, लड़कियां कुछ वो भी काम कर रही हैं जो पहले से इस सदियों से करती आई हैं। तो अगर जिसका एटीट्यूड है चेंज ढूंढने का, वो उस ब्राइटर साइड को भी देखेगा और बताएगा बच्चों तक। एक फादर अपनी बेटी को ला के दिखाता कि अरे मेट्रो चला रही हैं लड़कियां दिल्ली में, राइट, या उसको कहे ये देखो सारी लड़कियां, इनकी लड़की की थी वो स्किल सीख रहे हैं, देखो क्या हुआ इसके साथ, यही बैठी है घर पे। So it is also a matter of attitude, how you present information to a girl, because she's already not very comfortable. उसको बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करके वहां तक पहुंची है वो, राइट। तो ऐसे में, और मैं बहुत सारी लड़कियों से मिली जो ये कहती हैं कि मैम मैंने ये कोर्स ले तो लिया मैं, लेकिन हम 2 ही लड़कियां हैं क्लास में, और ट्रेनर जो है ना सारा दिन मजाक करते रहते हैं इन लड़कों के साथ, उनकी भाषा भी और तरह की है क्योंकि वो हम भूल जाते हैं कि हम 2 लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, राइट। तो वो इस तरह के बहुत चैलेंजेस हैं। हाँ, ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं मैम, बट एक बहुत मेरे अपनी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मैं ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मेरे 2 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, एक होम साइंस में और एक बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए। तो मेरे फादर ने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि बीएससी एग्रीकल्चर में 300 बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 3 लड़कियां हैं और उस समय मैं पहली लड़की थी जो वहाँ पे एडमिशन लेने वाली थी, तो तुम 100% लड़कियों के बैच में जाना चाहोगी कि इन 300 बच्चों के साथ पढ़ोगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट और सोसाइटी चॉइस दे लड़कियों को, क्या चूज करोगे। तो आई चोज फॉर बीएससी एग्रीकल्चर और उसके लिए मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। वहाँ के टीचर्स जिनको हम ट्रेनर्स के तौर पे अभी वोकेशनल स्किल में कह सकते हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव चॉइस। और एटीट्यूड की प्रॉब्लम जो एटीट्यूड की बात जो अर्चना मैम ने कही वो बिल्कुल सही कही कि क्या एटीट्यूड है बच्चे का, पेरेंट का और ट्रेनिंग सेंटर का एनरोलमेंट के लिए कि किस तरह के कोर्सेज में हम देखें। तो जब बात ये चली रही है तो आगे का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम यहाँ बात पढ़ना, मैं स्टेट्स का आपको बता दूं। हाँ, यस मैम प्लीज। ठीक है, स्टेट में द हाईएस्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इज इन तमिलनाडु। 72%, ये पीएमकेवीवाई का डेटा मैं बता रही हूँ, 72% ट्रेनिंग्स हुई है तमिलनाडु में और 77% प्लेसमेंट हुई है तमिलनाडु में। और जो लोएस्ट है फीमेल्स के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में 30, वो बिहार में है जहाँ पे 37 फीमेल्स ट्रेन हुई हैं और 38 फीमेल्स प्लेस हुई हैं। तो ये आपका स्टेट का डेटा है एज फार एज पीएमकेवीवाई फ्रॉम द स्किलिंग पर्सपेक्टिव। हाँ जी, can continue. Yeah, so I think it's the right time to also talk about Industry 4.0. So my first question to the panel is that how do you see fourth revolution in our country, because it will be going to introduce new age technology और बहुत ही सारे skill requirement की जरूरत पड़ेगी, and we are already hearing the name of IoT, artificial intelligence, big data, data analytics, robotics, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। और पिछले 3 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे वो जाने जाते हैं कि उन्होंने जेंडर गैप ज्यादा बढ़ा दिया। तो what do you think? It will be an enabler of gender equality or an accelerator of gender disparity? I will start with Madhuri ma'am. What's your take on that? Yeah, so my take on this, Aparna, would be I would see it as an enabler and something that is going to bridge the gap perhaps, because I think we are currently post-COVID times, or rather ever since this pandemic has started, most of us are experiencing Industry 4.0 in many ways, right?
So artificial intelligence is helping us in some ways. We are getting things delivered at home. Our frontliners are, working in the hospitals and many places, and most of them in the healthcare sector are people, are women already. And then I think this is just an example which came to my mind, but otherwise I feel this will have many benefits for people to work at the convenience of their home, because technology as it is growing today is also creating new jobs. I would not see it as loss of jobs. Perhaps there could be more opportunities for women वर्क फ्रॉम होम. शायद ऐसे होगा कि अभी जो हो भी रहा है और आगे चल के काफी शायद ज्यादा भी होगा, जहां पर women can work from home. A few job roles like say cyber security or any of those technology skills where women can, घर पे ही बैठ के काम कर सकते हैं. So शायद मैं तो इसको काफी पॉजिटिव नजरिए से देखती हूँ मैं. That's really good to know, मैम. अच्छा कांता मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये जेंडर इक्वालिटी के लिए है या फिर ये डिस्पैरिटी बढ़ाएगा? और अगर ये, हाँ पहले आप इस बात का क्वेश्चन दे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है ये. कुछ तो जो जिस चीज को हमें करने में 10 साल लगते, वो इसलिए कोविड-19 ने हमें वो 10 दिन में लाके खड़ा कर दिया. कुछ मौके हमारे सामने कि हर व्यक्ति, अभी लड़की जो स्कूल में जाती थी उसके लिए जरूरी हो गया है कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करे, जो उसको एक्सेस भी नहीं मिलता था बहुत बार उस फोन का, बिकॉज घर में एक ही फोन है तो उसको नहीं मिलता था. नाउ शी हैज ऑल ऑफ अ सडन बिकम कंफर्टेबल अबाउट दिस, राइट? सो कुछ टेक्नोलॉजी तो बच्चे आजकल वैसे ही जल्दी सीख रहे हैं, नंबर 1, बिकॉज उनको एक्सेस है, दे लर्न फास्टर. सेकेंडली मुझे लगता है कि इसमें सेक्टर बायस नहीं है. जैसे कुछ सेक्टर्स का तो ये है ना, बायसनेस है कि इसमें लड़कियां नहीं जाती हैं. टेक्नोलॉजी में तो लड़कियां बायसनेस है ही नहीं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स भी और सोसाइटी भी थोड़ा काइंड होंगे लड़कियों के प्रति. तो नंबर 2. थर्ड, इस नए तरह के चीजों से सीखने का फायदा ये कि यू कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम. I don't know if you heard about it. Infosys has announced that 33% of their employees would permanently work from home. That's great. So this is the best thing that could have happened to women. It will not only bring more women into Infosys, but they will also be able to retain more women into their jobs. So that's another thing. And last point is that जिन लड़कियों को ये access था भी नहीं, वो probably they will be more drawn to technology. They would like to learn more and probably उनका future bright है इस मामले में. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है. लड़कियों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है. सर्विस सेक्टर, जबकि ट्रेडिशनल जो रोल्स हैं वो तो खत्म हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन हो गया, लेकिन और तरह की स्किल के जॉब्स बहुत आ रहे हैं. एंड सर्विस सेक्टर में लड़कियां बहुत काम आएंगी. मुझे लगता है कि अगर वो सब सीख भी लें तो सर्विस सेक्टर विल बी वेरी यूजफुल टू द गर्ल्स. That's actually encouraging, मैम. बट आपको क्या लगता है मैम, इंडस्ट्री 4.0 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे सरकार की तरफ से एजुकेशन लेवल पे या फिर ट्रेनिंग सेंटर लेवल पे ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं ताकि फीमेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ पाए और उनका बेस और फाउंडेशन मजबूत हो पाए? 2-3 चीजें. सरकार के खुद के अगर बस में नहीं है ये सब करना, उनको एक सीधा सा काम करना होता है. yesterday I was talking to Punjab government and I was telling him, आपको एक्सेस देना है. आज के दिन इतनी कंपनियां हैं जो ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं बच्चों के टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में. You will find Google to Tata Sons to everybody ready to invest money in technology. मुझे ये लगता है सरकार को बस आशीर्वाद दे दें और परमिशन दे दें कि आप कर लो बच्चों के साथ ये. इतनी ITIs में लड़कियां कोडिंग सीख रही हैं, इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रही हैं, IoT सीख रही हैं. जहां सरकार समझदार है और फॉरवर्ड लुकिंग है, राइट, वहां उन्होंने आगे लड़कियों का कर दिया, कर लो जो करना है, राइट. हम जैसे लोगों को भी मौका मिल गया जाके बच्चों के साथ काम करने का. तो मुझे लगता है सरकार से कुछ नहीं चाहिए ज्यादा. नमस्ते, उनका हमारे सर पे हाथ and free access. Okay. I won't be able to do it. Thank you, मैम. अर्चना मैम, मैं आपकी तरफ आती हूँ. आप CSR का भी काम वहाँ देखते हैं NSDC में और इंक्लूजन का काम भी देखते हैं. तो आप कैसे देखते हो इंडस्ट्री 4.0 को, इनेबलर की तरह या फिर एक
रुकावट की तरह जो डिस्पैरिटी करेगी। एंड सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री 4.0 के लिए आपको क्या लगता है ऐसे कौन से पर्टिकुलर स्किल सेट्स हैं जो गर्ल को डेवलप करने चाहिए ताकि वो एक स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेंट की तरह इमर्ज हो पाए इसमें? अर्चना मैम। तो CSR में काफी अभी फंडिंग आ रही है टू एंड ट्रेनिंग फॉर, ठीक है, तो फंड्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनके लिए हम फंडिंग दें और लड़कियां टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कोर्सेज करें, और उस पे ज्यादा फंडिंग अभी आ रहा है। सो 4.0 इज डेफिनेटली एन एनेबलर। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की बात करूंगी। तो जब मैं अपनी पढ़ाई जब मैंने पूरी करी एजुकेशन मैंने पूरी करी, और फिर मैंने मॉन्टेसरी का एक कोर्स किया और मुझे 800 रुपया महीना मिलता था उस कोर्स करने के बाद। जब मैंने नौकरी करी, Archana, maybe you can switch off your video. From there, how slowly I began honing my skills and getting more technology enabled. मुझे तो पहले फोन भी नहीं चलाना आता था, अभी भी हाँ, yeah, oh, okay, you hear me better now? Okay, switch off your video and you'll अभी be भी fine. कट रही है? Okay, switch it off. Yeah, okay, so I'm saying मैं अपनी कहानी बताऊंगी कि कैसे मैं एक मॉन्टेसरी टीचर थी और धीरे धीरे मैंने टेक्नोलॉजी में अपने आप को कैसे इनेबल किया और धीरे धीरे कंप्यूटर सीखा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, जो लड़की को फोन चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, माइक्रोवेव भी ऑपरेट करना नहीं आता था, इतनी टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड में थी, उसको धीरे धीरे हाउ आई होन्ड माय ओन स्किल्स। सो द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू ऑल द वुमेन ओवर देयर, ट्रेनर्स, and what they can give to students is that you need to invest now in technology। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी में अभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से बहुत सारी फायदा है। पहले की सैलरी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी एंड यू विल बी एट पार। दिस इज प्रोबेबली द ओनली सेक्टर जहां पर आपकी सैलरी इज एट पार विद अ मैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप लड़की हो या लड़का। तो ITIS is absolutely gender agnostic sector और हम सब महिलाओं को इसमें इन्वेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो महिलाएं हैं वहां पर जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आता, जो मेरी तरह थे, उनको इट्स टाइम नाउ कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखना शुरू करिए और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। या अपर्णा, ओवर टू यू। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर दीज इनसाइट्स। हमने थोड़ी सी बात कोविड के बारे में करी, पर कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे पे, हम सब पे, एंड वी हैव विटनेस्ड ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज टू विलेज, and actually COVID has hit hard every single string of social and economic structure of the society. But यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि how it will affect female participation in skilling and workforce. किस तरह अब तक की जो सिचुएशन थी प्री एंड पोस्ट कोविड, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या असर रहेगा, इस पे अगर आप लोग मुझे एक मिनट में अपना ओपिनियन दे पाएं। माधुरी मैम, आपसे शुरू करते हैं। So thanks Aparna again. We are talking about the COVID impact, and irrespective of whether women are in the skilling program right now, कि अभी वो enrolled है या कुछ program complete कर दिए हैं ये लोग या किसी नौकरी की तलाश में है, I think for everybody there are few things which are very important. One is, we need to help them as enablers, as people who are a part of the ecosystem, help them in learning skills which make them more resilient, more responsive. Because ये कोई साधारण समय नहीं है कि हम एक छोटा मोटा कुछ कर दिया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. This is something very long term
और शायद इसका इम्पैक्ट इतना गहरा होगा, तो how do we prepare women is a question. So I feel we should equip them with skills which make them better human beings, better life skills we should give them. And also let me tell you, women are, as we know, much more multi-skilled than men, or so I think they have this innate capability to acquire better skills. So I think they can emerge stronger, they can become more flexible, and they should be able to handle many situations rather than focusing only on the technical skills, I feel. So it has to have more of a approach where they become better agile and more responsive women. Of course they can learn technical skills anytime they want to. Yes, yes. Thank you, ma'am. Kanta, ma'am, you have worked a lot in unorganized sector, and all your work done is for the management of the pro-women programs, जिसमें आपने education, skill development और entrepreneurship के help से focus किया कि जो महिलाएं हैं वो formal sector में आ पाएं और हमारी जो बच्चियां हैं वो formal sector में employment पा पाएं. तो कोविड का इफेक्ट देखते हुए जब 90% ऑफ द जो हमारी विमेन वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर इनकम, लो वेज, नो सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर इंटेंसिव नेचर ऑफ वर्क, आपको क्या लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनका कोविड में इम्पैक्ट क्या होगा और उनको कैसे हम एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ फिर से दोबारा जोड़ पाएंगे? See, Aparna, the early trends show that it's not going to be a good story. वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नीचे होता जा रहा था हर साल, साल दर साल. अब जो ट्रेडिशनल जो स्टडीज हैं और या जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि विमेन के लिए ये बहुत खराब होने वाला है. विमेन आर गोइंग टू बी द लास्ट वंस टू बी एम्प्लॉयड अगेन, बिकॉज प्रायोरिटी ये है कि मेन को पहले एम्प्लॉयमेंट मिले. और उसकी वजह 2-3 है. एक तो ये है कि सरकारें डरती हैं कि अगर लड़कों को जॉब नहीं मिली तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन जाएंगे. एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो, क्योंकि एज आई सेड फैमिलीज का भी ये है कि लड़के कमाएं, शादियां भी उसी पे डिपेंडेंट है. जब कमाएंगे तो शादी होगी. लड़कियों से उम्मीद नहीं है, लड़कियों को अगर जॉब नहीं भी मिली तो वो रो पीट के अपना शादी कर लेंगे, घर चली जाएंगी दूसरी. बेसिकली ये है कि वो दंगा नहीं करेंगी. तो सरकारें ये चाहती है कि लड़कों को पहले नौकरियां मिलें. दूसरा ये है कि जिनको पास पहले स्किल्स हैं उनको पहले मिलेगी ऑब्वियसली, जिनका एक्सपीरियंस है. तो लड़कियां पिछले काफी दिनों से पीछे हैं. लेकिन एक मैं इसको दूसरे तरीके से देखती हूँ कि अब जो जॉब्स आएंगी वो थोड़ा सा फर्क होंगी. दे आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल जॉब्स. अरे यहाँ अगर लड़कियों तक पहुंच कर आपके इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनर्स और बाकी लोग काम करते हैं, अगर तुरंत ही लड़कियों की स्किलिंग पे, नॉलेज, एटीट्यूड पे काम करना शुरू कर दें, और दैट इज व्हाट ट्रेनिंग डज, मुझे लगता है लड़कियों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अभी नई तरह की जॉब्स, नए सेक्टर्स में जॉब, और उनकी जो विलिंगनेस है लड़कियों की, अब अगर आके वो जॉब करना शुरू कर दें फिलहाल, तो मुझे लगता है लड़कियां बहुत सारी उस जो गैप हो गया था उसको भी कवर कर सकती हैं. बिकॉज इतनी लड़कियां पढ़ लिख के तैयार हैं आज के दिन. पढ़ाई में तो हायर एजुकेशन में तो दे आर मोर गर्ल्स देन बॉयज एक्चुअली. तो एक्चुअली जो डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाता है जब किसी इंसान को, स्पेशली गर्ल्स को, तो वो एक विनर की तरह इमर्ज करके आती हैं. और यू राइटली सेड कि उनको अगर हम इस समय पे एक पुश दें तो शायद ये कोविड की जो पैंडेमिक की क्राइसिस सिचुएशन है उसको हम लोग एज अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे. या डॉक्टर अर्चना, मैं आपकी तरफ रुक करूंगी. मैडम, अगर आप कुछ बता पाए हमें कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत what are the special initiatives that have been undertaken to facilitate especially training for girl child and entrepreneurship? अर्चना, हमारा एक ई स्किल इंडिया पोर्टल लॉन्च हुआ है जहां पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. 8,000 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री. तो ये जेंडर इग्नोस्टिक हैं, ये लड़कियां और पुरुषों दोनों के लिए हैं. तो जिसको भी अपने आप को अपस्किल करना है या फ्रेश स्किलिंग करना है थ्रू एन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ये पूरी तरह उनके लिए एक्सेसिबल है. और ये टाइम आई थिंक सबको यूज करना चाहिए टू बी एबल टू टेक advantage of this eSkill India portal and skill themselves through an online method. So ये कोविड का हमारा एक स्पेशल इनिशिएटिव रहा है NSDC का, और ये बहुत ही सक्सेसफुल है.
और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे में प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट किया था। Nice. Okay. So we will request our center managers and trainers जो भी और जितने भी हमारी fraternity है वो NSDC की वेबसाइट पे जाए और ये देखे कि क्या कैटेगराइजेशन किया गया है कोर्सेज का और ये कंटेंट किसका किसका उपलब्ध है, ताकि वो हम लोग अपने सेंटर्स के थ्रू भी बच्चों की तरफ ले जा पाएँ. अच्छा, so we have actually 1 बज गया है and we have covered almost all the question. I will quickly take 1 minute and ask each one of my panelists that according to you, what do you think that at least only one societal change you want to see in society which can actually promote female to opt for the skill development? Just take 1 minute and one change which you want to see in the society or the behavioral change you want to see. अर्चना मैम, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगी. सो बिफोर दैट, थैंक यू अभिषेक एंड अपर्णा एंड कांता, माधुरी एंड एवरीबडी एल्स हु इज लिसनिंग. थैंक यू सो मच. फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई थिंक विमेन के लिए एक ही चीज है, दैट बिलीव इन योरसेल्फ. And if you do that, if you have conviction कि आप कुछ, if you have conviction in yourself, then you can reach for the stars. It's just about believing in yourself and going ahead with what you want to do. So that's what I would like to share with all the women over there. Thanks. Right, listen, ma'am. Kanta ma'am, what is one change you want to see to encourage females to opt for skill development in entrepreneurship? I want to these boys, young boys and men, to commit that they would, in their personal life and professional life, would not encourage any kind of derogatory behavior towards women. वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लड़कियों को प्रमोट करें. मैं आपको इनको बताती क्यों ऐसा इनको करना चाहिए. बस 30 सेकंड्स लूंगी मैं. कि जिंदगी में मजा ही नहीं है अगर आप अकेले काम करो तो. आप सारे मिलके काम करेंगे. आपके आसपास लड़कियां हैं, आपकी चाहे बहनें हो चाहे किसी और की बहनें हो, एक रौनक है उसमें और बहुत खूबसूरती है उसमें. अकेले पुरुष जहाँ काम करते हैं वहाँ क्वालिटी सफर करती है. इसलिए जरूरी है आप प्रमोट करें कि क्लास लड़के रूम में भी लड़कियां ज्यादा हों और जब नौकरी लगे वहाँ भी लड़कियां ज्यादा हों. बस और मैं इसको हमेशा एक शेर से कंक्लूड करती हूँ कि चमन में इख्तिलाते रंगे बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं. राइट? तो हम सब मिलेंगे तब जाके खूबसूरती बढ़ेगी. ओके, थैंक यू मैम. सो माधुरी मैम, आप बताएं कि क्या एक सोसाइटल चेंज है जो आपके हिसाब से एनकरेज करेगा फीमेल्स को ज़्यादा पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व? I think the societal change has to come from the women themselves or the girls themselves, where they need to find a purpose and then follow it, a purpose and a passion, and then follow it come what may. कुछ भी हो हमको करना ही चाहिए. तो the word for that, I think for me very important is perseverance. I'm telling this to you again from my example. I became an entrepreneur after 22 years of work experience. At age following this and running this initiative called NSN has been one of the biggest challenges for me, but I persevere every day. So perseverance is the key. Thank you. Thank you. So audience, हमारे जितने भी तीनों पैनलिस्ट थे उनकी जो लाइफ की जर्नी है, एजुकेशन से लेकर आज तक के प्रोफेशनल करियर तक, उस अपने में ही एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए. और उन्होंने हमारे साथ आज शेयर किया कि क्या क्या ज़रूरी है. उन्होंने हमें बताया कि जेंडर एस्पेक्ट क्या है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में. सो विद दिस वी आर नियर द एंड ऑफ टुडेज सेशन. I thank each one of our panelists that they have taken out time for us today and they have shared their thoughts and insight with us. इसी के साथ मैं अपने participants का भी शुक्रिया अदा करूंगी. इस वक्त भी हमारे साथ अराउंड 200 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था सबके लिए और अंत तक काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े रहे. अभिषेक, जाते जाते अगर आप कुछ ऐड करना चाहें और कहना चाहें तो. डेफिनेटली सभी पैनलिस्ट को मैं बहुत धन्यवाद पहले इसलिए करूंगा कि आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें पूरी हमारी ऑडियंस को साथ में जो पार्टिसिपेंट उनको दिया.
मैं जो भी मेरा छोटा सा वर्क एक्स है 8-10 साल का, उसके बेसिस में ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि जितनी महिलाएं हैं, जितनी लेडीज हैं, वो हम सभी पुरुष से ज्यादा सिंसियर और इमोशनली स्ट्रांग है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी हम सबसे इमोशनली स्ट्रांग है और सिंसियर हैं। और साथ ही साथ जो अभी आपने लास्ट मिनट में जो मैसेज दिया कि फॉरवर्ड लुकिंग और अप्रोच और बिलीव इन योरसेल्फ, तो इसके साथ ही मैं जस्ट 2-3 पॉजिटिव नोट पे बात आगे खत्म करना चाहूंगा। अभी जो पिछले 5 साल का डेटा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने 18 ओनली वुमेन ITIs अनाउंस किए हैं, जो NSTI है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके हिसाब से जो डेटा है वो अप्रोक्स 97% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन ITI बढ़ा है पिछले 5 सालों में। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है। इसके साथ ही में हमारे एक स्किल चैंपियन जो कि मिस श्वेता रतनपुरा है, जिन्होंने वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, वो हम आप सभी के लिए रोल मॉडल है कि आप चाहें तो स्काई इज द लिमिट, जो अर्चना मैम ने और सभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला। आप घर से बाहर एक बार निकलने का प्रयास करो, आपने में बिलीव रखें। तो श्वेता रतनपुरा ने लास्ट ईयर वर्ल्ड स्किल कजान में अपने देश के लिए देश का नाम रोशन किया और ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही साथ हम आईसेट से हम जो कुछ चीजें कर रहे हैं, मैं 2 मिनट में बस बात खत्म कर रहा हूँ कि स्टेम एक प्रोग्राम, स्टेम फॉर गर्ल्स, क्योंकि अगर हमें वुमेन्स को एम्प्लॉयबल और बहुत सारी चीजें इस पे हम बात कर रहे हैं, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और जो मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्कूल लेवल से उनका इंटरेस्ट, नॉट ओनली आर्ट या जो ट्रेडिशनल जॉब रोल्स की हम बात कर रहे थे, अगर उसको उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी हमें अपने लेवल पे, चाहे वो हम जो भी स्किल इकोसिस्टम के पार्ट हैं, ट्रेनर हैं, मोबिलाइजर हैं या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, जहां से भी ये चीजें हम शेयर कर सकते हो ना कि अपॉर्चुनिटीज, जो अपर्णा ने बात की इंडस्ट्री 4.0 के बारे में, तो ये सब चीजें चूंकि आपको टेक्निकल, अब चूंकि समय टेक्नोलॉजी से आपको इनेबल होना ही पड़ेगा, उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं। अगर आप देखें कोविड के भी पीरियड में भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उस पॉजिटिव सेंस में लें, तो पहले एक बात होती थी अगर फील्ड टाइप की जॉब से जिसमें वुमेन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, तो कोविड ने अब फील्ड जॉब खत्म कर दी है। सब जॉब वर्क फ्रॉम होम या टेक्नोलॉजी से है। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो आप पॉजिटिव है आपके लिए कि ऐसी कोई जॉब्स नहीं जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर, सब जॉब आपके लिए है। चूंकि यहाँ पे टीयर 3, टीयर 4 से बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनको मैं एक चीज और बस लास्ट में एक बोलना चाहूंगा, आप घर से एक बार आप जॉब के लिए, चूंकि आपका सबसे बड़ा फियर रहता है कि आप माइग्रेशन का आपको फियर रहता है और आप बड़ी सिटीज में टीयर 2 में टीयर 1 में आने से आप डरते हैं, तो उससे आप अगर बाहर निकले और बिलीव इन योरसेल्फ, जो हमारे सभी पैनल ने आपको सजेस्ट किया है, और दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप चाहे तो जो भी चाहे वो आप अचीव कर सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी हमारे ट्रेनर और ऑडियंस से जुड़ी हुई है, तो उनके बिहाफ से मैं सभी पैनलिस्ट का, यहाँ पे कांता सिंह मैम का, डॉक्टर माधुरी दुबे मैम का, डॉक्टर अर्चना सिंह मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूरी ऑडियंस की तरफ से कि आप आए और आपने अपने कीमती समय में इतना टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू। टू जस्ट बाइंड अप द सेशन, मैं जस्ट जो हमारा कल का 7th वेबिनार है उसके बारे में जस्ट इंट्रोड कर दूं हमारी ऑडियंस के लिए। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.2 स्किल्स फॉर फ्यूचर, जिसमें हम बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे पास उसमें इंडस्ट्री से मेंबर भी रहेंगे, सेक्टर स्किल काउंसिल से भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और NSDC के भी रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर रहेंगे। सो प्लीज ज्वाइन अस टुमारो आल्सो एट सेम टाइम till noon. So thank you all the panelists and Aparna ma'am and all the audience. Thank you, Abhishek. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bye.